तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है रैंसिड। दोस्तों रैंसिड का मतलब होता है कोई चीज़ जो खराब हो चुकी है, जिसमें से गंदी स्मेल आ रही है, जिसमें से खराब टेस्ट आ रहा है। जैसे हम कोई चीज़ बोलते हैं कि बासी रोटी है, बासी सब्जी है, तो वो क्या हो चुकी है, तो लंबे टाइम तक मतलब कि वो पड़ी रही थी, इसकी वजह से जो है वो उसका टेस्ट खराब हो चुका है, उसकी अंदर से मतलब कि स्मेल आने लगी है। बेसिकली जो वर्ड है वो किसी तेल वाली चीज़ यानी कि जो तली फली चीज़ होती है या फिर जो फैट वाली चीज़ होती है उनके लिए ज़्यादा यूज़ होता है। रैंसिड का मतलब होता है ऐसा खाना, ऐसा फूड, ऐसा ऑयल या फिर ऐसा फैट जो कि पुराना हो चुका है, खराब हो चुका है और जिसमें से अनप्लेजेंट स्मेल या फिर टेस्ट आने लगता है। ठीक है, जब मान लीजिए कि कोई तेल है, कोई घी है, बटर है या फिर कोई फैटी फूड है जो कि बहुत ही लंबे टाइम तक पड़ा रह चुका है और वो फ्रेश नहीं है, तो वो रैंसिड हो सकता है। ओके, ये जो वर्ड है वो ज़्यादातर फूड के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, यानी कि ज़्यादातर खाने की चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। रैंसिड चीज़ों की जो स्मेल और टेस्ट है वो इतना ज़्यादा अजीब हो सकता है कि उसे खाना या तो सेफ़ नहीं होता यानी कि हमारी हेल्थ के लिए, या फिर वो इंजॉयबल नहीं लगता हमें, यानी कि उसका टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगता है, हम खा नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, रैंसिड कहेंगे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में रैंसिड का मतलब होता है खराब हो चुका और बैड स्मेल या फिर बैड टेस्ट वाला फूड, यानी कि खाना, स्पेशली कोई तली फली चीज़ या फिर कोई फैट वाली चीज़ जैसे कि ऑयल, तेल, घी, ये सारी चीज़ें, तो उसे हम कहेंगे रैंसिड। उसी तरीके से हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द बटर हैड बिकम रैंसिड आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउट फॉर वीक्स। इसका मतलब क्या है कि जो बटर है वो बहुत दिनों तक बाहर पड़ा रहा और बहुत हफ्तों तक, बहुत दिनों तक बाहर पड़े रहने की वजह से क्या हुआ कि वो रैंसिड हो चुका था, यानी कि खराब हो चुका था। या तो उसका टेस्ट बिगड़ गया या फिर उसमें से जो है वो बहुत ही गंदी स्मेल आने लगी। या फिर हम कहेंगे द रैंसिड ऑयल रूइन द टेस्ट ऑफ द फूड। मतलब कि जो खराब हो चुका जो तेल था, यानी कि जो बहुत ही दिनों से मतलब कि तेल पड़ा था और वो खराब हो चुका है, उसमें से मतलब कि गंदी सी स्मेल आने लगी है या फिर उसका टेस्ट खराब हो चुका है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब वो खाने में डाला गया तो वो खाना भी पूरी तरीके से मतलब कि स्पॉइल हो गया, खराब हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। या फिर हम कहेंगे शी थ्रू अवे द रैंसिड नट्स। मतलब कि उसने जो खराब हो चुके नट्स है, यानी कि जो मतलब कि खराब हो चुके जो नट्स थे जिसमें से बदबू आ रही थी या फिर जो मतलब कि सड़ गए थे या फिर खराब हो चुके थे, तो उसने क्या किया, तो उन सारे नट्स को फेंक दिया। तो इस तरीके से हम जो है वो सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि रैंसिड का मतलब होता है ऐसा फूड या फिर ऐसा ऑयल या फिर कोई भी ऐसी फैट वाली चीज़ है जो मतलब कि पुरानी हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है और जिसमें से अनप्लेजेंट स्मेल या फिर टेस्ट आ रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रैंसिड कहेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम के बारे में, तो सिनोनिम में हमारे पास है स्पॉइल्ड, स्टेल या फिर रॉटन। दोस्तों स्पॉइल का मतलब होता है ऐसा खाना जो खाने के लायक ना रहा हो क्योंकि वो खराब हो चुका है। ये रैंसिड से मतलब कि ब्रॉडर वर्ड है, सॉरी। तो उसे हम क्या कहेंगे, तो स्पॉइल कहेंगे। देन इसके बाद है स्टेल। दोस्तों स्टेल का मतलब होता है कोई चीज़ फ्रेश ना रहना, जैसे कि ब्रेड या फिर जो चिप्स होते हैं जो पुराने हो गए हो और उनका जो ओरिजिनल टेस्ट है या फिर टेक्सचर है वो चला गया है, तो उसे हम स्टेल कहेंगे। यानी कि जो पुरानी चीज़ें होकर जो खराब हो जाती है उसे हम स्टेल कहेंगे। देन इसके बाद है रॉटन। रॉटन का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाना, सड़ जाना बेसिकली। अक्सर ये जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं या फिर जो दूसरे फूड आइटम्स होते हैं, तो उनके लिए यूज़ होता है। इसमें जो है वो डिके का आइडिया होता है। डिके का आइडिया यानी कि किसी चीज़ के सड़ने का आइडिया होता है बेसिकली। यानी कि जब कोई चीज़ें सड़ जाती है, काली पड़ जाती है या फिर उसमें से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आने लगती है सड़कर, तो उसे हम कहते हैं रॉटन। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है जहाँ पर हमने स्पॉइल्ड, स्टेल, रॉटन ये सारे वर्ड्स देखे। ओके, अब एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है फ्रेश, एडिबल या फिर होलसम। सबसे पहले आता है फ्रेश।
फ्रेश का मतलब होता है नया, रिसेंटली प्रिपेयर्ड, यानी कि अभी अभी बनाया गया, अच्छी कंडीशन में होना किसी चीज़ का। फ्रेश फूड का जो टेस्ट और स्मेल है वो अच्छा होता है बेसिकली। फ्रेश मतलब क्या है, जो अभी अभी बना है, जो कोई चीज़ नई है, जो कोई चीज़ मतलब कि बहुत ही पुरानी नहीं है, ख़राब नहीं हुई है, तो उसे हम फ्रेश कहते हैं। एडिबल, एडिबल का मतलब होता है जो सेफली खाया जा सकता है, जो खाने के लायक है। रैंसिड फूड जो है वो अक्सर एडिबल नहीं माना जाता, यानी कि वो खाने के लायक नहीं होता। तो एडिबल का उसका उल्टा मतलब हो सकता है एडिबल का। एडिबल का क्या मतलब होता है, जो खाने के लायक है, जिसे हम खा सकते हैं, जो ताज़ा है बेसिकली, तो उसे हम एडिबल कहेंगे। देन इसके बाद है होलसम। दोस्तों होलसम का मतलब होता है हेल्दी, अच्छी क्वालिटी वाला या फिर खाने के लिए सूटेबल वाला फूड, तो उसे हम कहेंगे होलसम। होलसम का मतलब जो खाने के लायक है, हेल्दी है, अच्छी क्वालिटी है जिसमें, तो उसे हम होलसम कह सकते हैं। तो एंटोनिम्स में हमने ये सारे वर्ड्स देखे जहाँ पर फ्रेश, एडिबल और होलसम जैसे वर्ड्स जो है वो हमारे एंटोनिम में आते हैं। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द रैंसिड स्मेल फ्रॉम द ओल्ड कुकिंग ऑयल फिल द किचन। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि पुराने और ख़राब हो चुके कुकिंग ऑयल से बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी, जो कि पूरी किचन में जो है वो फैल गई थी। यानी कि उस ऑयल की स्मेल क्या हो रही थी, तो पूरी किचन में मतलब कि फैल रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है कि रैंसिड इसका मतलब कि मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ हम जो है वो इसका सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डॉटेज। दोस्तों डॉटेज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बुढ़ापे की स्टेज में होना किसी व्यक्ति का, यानी कि बुढ़ापे की स्टेज इसे हम कह सकते हैं, यानी कि जब उम्र की वजह से हमारी जो याददाश्त है, हमारी जो मेमोरी है, या फिर हमारी जो सोचने समझने की ताकत है, क्षमता है, अगर वो कमज़ोर होने लगती है, तो उसे हम जो है वो डॉटेज कहते हैं। यानी कि डॉटेज का मतलब होता है ज़िंदगी का वो दौर जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हो और उम्र के असर की वजह से उसकी जो मेमोरी है, उसका जो जजमेंट है, उसकी जो डिसीजन लेने की पावर है, उसका जो मेंटल शार्पनेस है, वो अगर पहले जैसा ना रहे, वो अगर कमजोर, डॉटेज कहते हैं। इस वर्ड का जो यूज़ है वो अक्सर ओल्ड एज के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है, यानी कि बुढ़ापे के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। कभी कभी जो है वो लोग मजाक या फिर क्रिटिसिज्म के तौर पर भी इस वर्ड का यूज़ करते हैं, जब उन्हें लगता है कि मान लीजिए कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, जो अब बातें भूलने लगा है, उसकी मेमोरी पहले जैसी नहीं रही, वो चीज़ों को याद नहीं रख पाता है, या फिर पहले की तरह क्लियर डिसीजंस नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जो है वो मजाकिया बिहेवियर में या फिर किसी का मजाक उड़ाने के लिए भी हम जो है वो मतलब कि डॉटेज इस वर्ड का यूज़ करते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में डॉटेज का मतलब होता है बुढ़ापे की वो स्टेज जहाँ पर मेमोरी और मेंटल शार्पनेस कम हो जाती है, यानी कि जहाँ पर हमें कुछ याद नहीं रहता है, हम डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, या फिर हम जो है वो कुछ याद नहीं रख पाते हैं, तो उसे हम कहेंगे डॉटेज। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं इन हिज डॉटेज ही ऑफन फॉरगेट वेयर ही किप्ट हिज ग्लासेस। मतलब कि बहुत ही बुढ़ापे के दौर में वो जो है वो ये सब भी भूल जाता था कि उसने अपने ग्लासेस कहाँ पे रखे थे, यानी कि ये सारी चीज़ें वो भूलने लगा था। इसके बाद हमारे पास और एग्जाम्पल है, द ओल्ड मैन स्पेंट हिज डॉटेज सराउंडेड बाय फैमिली। मतलब कि उसने अपने बुढ़ापे के जो आखिरी साल है वो अपने फैमिली के आसपास यानी कि साथ गुजारे। या फिर हम कहेंगे सम पीपल अनफेयरली डिसमिस हिज आइडियाज एज अ रिजल्ट ऑफ डॉटेज। मतलब कि कुछ लोगों ने उसके आइडियाज़ को सिर्फ बुढ़ापे की वजह से नज़रअंदाज कर दिया, यानी कि इस बात को लेकर नज़रअंदाज कर दिया कि ये जो है वो मतलब कि बूढ़ा आदमी है, इसकी मेमोरी इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है, तो ये डिसीजंस इतने अच्छे से नहीं ले पाता होगा, इसलिए उसके जो मतलब कि जो भी मतलब की बातें थी, उसके आइडियाज़ थे, उसको कंसिडर नहीं किया गया। तो इस तरीके से भी हम जो है वो मतलब कि अलग अलग सेंटेंसेस में डॉटेज का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि डॉटेज का मतलब होता है ज़िंदगी का बहुत ही बूढ़ा मतलब कि जो दौर होता है, बुढ़ापे वाला जो दौर होता है, जहाँ पर उम्र के असर के साथ साथ मेमोरी और जजमेंट जो है वो हमारी जो है वो कमज़ोर हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे डॉटेज। दोस्तों इसके बाद अगर बात की जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो ये हमारे पास नाउन है। अगर सिनोनिम की तरफ आए तो सिनोनिम में हमारे पास है सेनिलिटी, ओल्ड एज या फिर डिक्लाइन। सबसे पहला वर्ड हमारे पास आता है सेनिलिटी। सेनिलिटी का मतलब होता है बुढ़ापे में मेमोरी, थिंकिंग और जजमेंट का धीरे धीरे कमज़ोर हो जाना। ये डॉटेज का सबसे क्लोज सिनोनिम माना जाता है। इसके बाद है ओल्ड एज। ओल्ड एज का मतलब होता है ज़िंदगी का वो बुढ़ापे वाला दौर। ये न्यूट्रल टर्म है, जो ज़रूरी नहीं है कि इसमें मेंटल वीकनेस ही हो, यानी कि ज़रूरी नहीं होता कि ओल्ड एज में सबको ही सेम प्रॉब्लम हो। तो ओल्ड एज हम जो है वो मतलब कि बुढ़ापे को दिखाने के लिए मतलब कि यूज़ करते हैं। इसके बाद है डिक्लाइन। दोस्तों डिक्लाइन का मतलब होता है धीरे धीरे किसी एबिलिटी, किसी हेल्थ या फिर स्ट्रेंथ का कम हो जाना, चाहे वो हमारी उम्र हो सकती है, हमारी कोई कैपेसिटी हो सकती है, हमारी कोई स्किल हो सकती है। अगर वो चीज़ धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे कि उस चीज़ में गिरावट आ रही है, वो चीज़ डिक्लाइन हो रही है। डॉटेज के कॉन्टेक्स्ट में ये मेंटल और फिजिकल वीकनिंग को दिखाता है, यानी कि जब हमारी मेंटल और फिजिकल जो हमारी जो चीज़ें हैं मेंटल और फिजिकल,
वो अगर चीज़ें वीक होने लगती है तो हम क्या कहते हैं कि अब इसका जो है वो मतलब कि इसका जो शरीर है, इसकी जो एबिलिटीज़ है वो डिक्लाइन होने लगी है, यानी कि अब ये किस तरफ जा रहा है, तो बुढ़ापे की ओर जा रहा है। तो इस तरीके से हम जो है वो डिक्लाइन इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है जहाँ पर हमने सेनिलिटी, ओल्ड एज और डिक्लाइन जैसे वर्ड्स देखे। अब अगर एंटीनिम की बात की जाए तो एंटीनिम में हमारे पास है यूथ, विगर या फिर प्राइम। दोस्तों यूथ का मतलब होता है जवानी का दौर, जब इंसान जनरली एनर्जेटिक होता है, मेंटली शार्प होता है, आइडियाज़ उसके पास नए नए होते हैं, डिसीजन लेने की पावर होती है, तो उसे हम जो है वो यूथ कहते हैं, यानी कि एक तरीके से जवानी जिसे हम कहेंगे। देन इसके बाद है विगर। दोस्तों विगर का मतलब होता है एनर्जी, स्ट्रेंथ और या फिर एक्टिव रहने की क्षमता। ये डॉटेज के अपोजिट आइडिया को दिखाता है बेसिकली, तो उसे हम कहेंगे विगर। प्राइम का मतलब होता है ज़िंदगी का वो फेज़ जब किसी व्यक्ति की एबिलिटीज़ अपने बेस्ट लेवल पर होती है, यानी कि जब वो सब कुछ कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, किसी चीज़ को मतलब कि अच्छे से मतलब कि समझ सकता है, सारी चीज़ें उसमें होती है, बेस्ट कंडीशन में वो होता है, तो उसे हम प्राइम कहते हैं। बेसिकली ये भी यूथ को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जवानी के उस दौर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने एंटोनिम्स में पढ़ी, जहाँ पर हमने यूथ, विगर और प्राइम जैसे वर्ड्स देखे। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, इन हिज डॉट एज ही रिलाइड ऑन हिज फैमिली टू हेल्प मैनेज डेली टास्क। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इस सेंटेंस का मतलब है कि बहुत ही बुढ़ापे वाली उम्र में उसने क्या किया कि उसकी मेमोरी और एबिलिटीज़ जो है वो पहले जैसी नहीं रही, यानी कि जब उसका बुढ़ापा आया तो उसकी मेमोरी जाने लगी, उसकी जो काम करने की क्षमता है वो भी पहले जैसी नहीं रही। जैसे वो जब एक्टिव था तब सारे काम अपने आप से मैनेज कर लेता था, लेकिन अब उससे नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए वो रोज़ के कुछ कामों के लिए अपनी फैमिली के लिए मतलब कि अपनी फैमिली पर डिपेंड रहता है, अपनी फैमिली की उससे हेल्प लेनी पड़ती है अपने रोज़मर्रा के काम करवाने के लिए भी। तो इस तरीके से आपको समझना है कि डॉटेज यानी क्या होता है और किस तरह हम इसका यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्लेनिट्यूड। दोस्तों प्लेनिट्यूड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा, यानी कि भरपूर क्वांटिटी या फिर किसी चीज़ की कोई कमी ना होना। यानी कि जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होती है, यानी कि जिसकी कोई कमी नहीं लगती हमें, तो ऐसी चीज़ों को लिए हम ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो प्लेनिट्यूड इस वर्ड का यूज़ करते हैं। यानी कि प्लेनिट्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ का इतना ज़्यादा मात्रा में होना कि वो भरपूर लगे। जब किसी जगह रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़, फूड, आइडियाज़ या फिर किसी और चीज़ की एबंडेंस हो, एबंडेंस यानी कि किसी चीज़ की भरपूर मात्रा हो और बिल्कुल कमी ना लगे, तब प्लेनिट्यूड वर्ड का यूज़ किया जाता है। ये जो वर्ड है वो अक्सर पॉजिटिव सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है, जहाँ पर किसी चीज़ की काफ़ी ज़्यादा अवेबिलिटी होती है, यानी कि किसी चीज़ की कमी हमें महसूस नहीं होती। इसमें इनफ से भी ज़्यादा होने का आइडिया होता है बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं प्लेनिट्यूड। प्लेनिट्यूड का क्या मतलब है, तो सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि प्लेनिट्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ की भरपूर मात्रा होना, जहाँ पर किसी चीज़ की हमें कमी महसूस नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं प्लेनिट्यूड। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द गार्डन हैड अ प्लेनिट्यूड ऑफ फ्लावर्स। मतलब कि गार्डन में बहुत सारे फूल थे और हर तरफ मतलब कि फूल ही फूल, यानी कि फ्लावर्स ही फ्लावर्स नजर आ रहे थे, यानी कि गार्डन में फूलों की कोई कमी नहीं थी, इतनी ज़्यादा मात्रा में जो है वो वहाँ पर फ्लावर्स दिख रहे थे। या फिर हम कहेंगे द इंटरनेट प्रोवाइड्स अ प्लेनिट्यूड ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब कि इंटरनेट पर इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, यानी कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आप देखते देखते थक जाओगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन ख़त्म नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इन्फॉर्मेशन की मात्रा जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, प्लेनिट्यूड है। ओके, इस तरीके से। या फिर हम कहेंगे द फेस्टिवल ऑफर्ड अ प्लेनिट्यूड ऑफ फूड चॉइसेस। मतलब कि जब कोई त्यौहार आता है तो उसमें खाने के ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे होते हैं, यानी कि अनगिनत होते हैं, हम गिन भी नहीं सकते या फिर पूरी तरीके से उन्हें टेस्ट भी नहीं कर सकते, खा भी नहीं सकते, इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं किसी भी त्यौहार या फिर फेस्टिवल के दौरान, यानी कि भरपूर मात्रा होती है, तो उसे हम कहते हैं प्लेनिट्यूड। ओके, यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है, किसी चीज़ का भरपूर और बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, तो उसे प्लेनिट्यूड कहा जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि यह हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है एबंडेंस, प्लेंटी या फिर प्रोफ्यूजन। अब अगर पहले वर्ड की बात करें तो एबंडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होना, जब रिसोर्सेस या फिर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी ना हो तब होती है एबंडेंस, यानी कि कोई चीज़ भरपूर मात्रा में अवेलेबल है तो उसे हम एबंडेंस कहेंगे। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्लेंटी। दोस्तों प्लेंटी का मतलब होता है ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कुछ होना, यानी कि जितने की ज़रूरत है हमें उससे भी ज़्यादा कोई चीज़ अवेलेबल होना। ये डेली लाइफ में सबसे कॉमन सिनोनिम है। ओके, देन इसके बाद है प्रोफ्यूजन। दोस्तों प्रोफ्यूजन का मतलब होता है किसी चीज़ का इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होना कि वो हर तरफ नज़र आए। इसमें ओवरफ्लोइंग अमाउंट का आइडिया होता है, यानी कि हद से ज़्यादा कोई चीज़ अवेलेबल होना,
इतनी ज़्यादा अवेलेबल होना कि आपको हर चीज़ हर तरफ जो है वो वही चीज़ जो है वो आपको नज़र आए, तो उसे हम कहेंगे क्या कहेंगे, तो प्रफ्यूजन कहेंगे। यानी कि सिनोनिम में हमने कौन कौन से वर्ड्स देखे, तो एबंडेंस देखा, प्लेंटी देखा और प्रफ्यूजन देखा, जो कि किसी भी चीज़ की ज़्यादा मात्रा को दर्शाता है। या फिर अगर अब एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है स्कार्सिटी, शॉर्टेज या फिर लैक। दोस्तों सबसे पहला हमारा वर्ड आता है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत ही कम अवेबिलिटी होना, किसी चीज़ की कमतरता होना बेसिकली, तो उसे हम स्कार्सिटी कहते हैं। यानी कि उस चीज़ की कमी महसूस होना किसी पर्टिकुलर चीज़ की, तो उसे हम स्कार्सिटी कहेंगे। मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर पानी नहीं है तो वहाँ पर क्या है, तो पानी की स्कार्सिटी है। या फिर दूसरा वर्ड आता है शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब होता है जब डिमांड ज़्यादा हो और अवेबिलिटी कम ही अवेलेबल क्वांटिटी कम हो किसी चीज़ की, तो उसे हम शॉर्टेज कहते हैं। ओके, इस वजह से लोगों को ज़रूरत की चीज़ें पूरी मात्रा में नहीं मिल पाती है। शॉर्टेज का मतलब होता है चीज़ें तो होती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होती है, लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है और चीज़ें जो है वो कम प्रोवाइड की जाती है, तो उसे हम कहते हैं शॉर्टेज होना, किसी चीज़ की कमतरता होना बेसिकली। देन इसके बाद है लैक। लैक का मतलब होता है किसी चीज़ का ना होना या फिर उसकी कमी होना, यानी कि सिमिलर टू शॉर्टेज। ये प्लेनिट्यूड के बिल्कुल अपोजिट आइडिया को दिखाता है। प्लेनिट्यूड का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में होना और लैक का मतलब है या तो होना ही ना या फिर मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में होना, तो उसे हम कहते हैं लैक। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं जहाँ पे हमने स्कार्सिटी, शॉर्टेज और लैक जैसे वर्ड्स देखे। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द लाइब्रेरी ऑफर्स अ प्लेनिट्यूड ऑफ बुक्स ऑन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। यानी कि इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि लाइब्रेरी में लगभग हर टॉपिक पर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। यानी कि बुक्स की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि किसी सब्जेक्ट की कमी ही महसूस नहीं होती, यानी कि आपको जो सब्जेक्ट चाहिए उस पर आपको भरपूर मात्रा में बुक्स मिल जाएगी लाइब्रेरी में। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझना है कि हमारा ये जो वर्ड है प्लेनिट्यूड, इसको हम किस तरीके से हमारे अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ऑब्सोलेट। दोस्तों ऑब्सोलेट का क्या मतलब होता है, जो चीज़ बहुत ही पुरानी पड़ चुकी है, जो चीज़ मतलब कि पुरानी हो चुकी है या फिर आउटडेटेड हो चुकी है, आजकल के चलन में नहीं है, तो उसे हम ऑब्सोलेट कहते हैं। ऑब्सोलेट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो पहले यूज़ होती थी लेकिन अब नए ऑप्शंस आ चुके हैं, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, नए मेथड्स आ चुके हैं, तो उनके आने की वजह से क्या हुआ है कि अब वो जो पुरानी चीज़ है वो यूज़ नहीं होती है या फिर बहुत ही कम यूज़ होती है। यानी कि वो चीज़ अब करंट टाइम के हिसाब से आउटडेटेड हो चुकी है। इस तरीके से ये जो वर्ड है ना ऑब्सोलेट, ये बेसिकली मशीन्स के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, किसी आइडिया, रूल्स, वर्ड्स, डिवाइसेस या फिर मेथड्स के लिए यूज़ होता है। ज़रूरी नहीं है कि ऑब्सोलेट चीज़ जो है वो काम नहीं करे, बस लोग उसकी जगह कुछ बेटर या फिर मॉडर्न चीज़ यूज़ करने लगे होते हैं, इसीलिए जो है वो पुरानी चीज़ें हम यूज़ नहीं करते। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल देकर बताऊं तो आज हम जो है वो स्क्रीन टच वाले फ़ोन यूज़ करते हैं, ओके, कीपैड वाले नहीं यूज़ करते। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में कोई यूज़ नहीं करता है, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी मतलब कि कीपैड वाले फ़ोन्स यूज़ करते हैं। यानी कि वो यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ मॉडर्न ऑप्शंस है, हमारे पास कुछ मतलब कि बेटर ऑप्शंस है, इसलिए हम क्या करते हैं, तो स्क्रीन टच वाले फ़ोन यूज़ करते हैं। इसलिए हमारे लिए जो है वो कीपैड वाले फ़ोन क्या हो चुके हैं, तो ऑब्सोलेट हो चुके हैं, लेकिन लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यूज़ करते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको समझना है कि ऑब्सोलेट का मतलब होता है पुराना और आउटडेटेड, जिसे लोग अब यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर मैं आपको बताऊं वो एग्जाम्पल्स, तो आपको इस वर्ड समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। जैसे कि हमारे पास पहला सेंटेंस आता है, फ्लॉपी डिस्क हैव बिकम ऑब्सोलेट। मतलब कि यहाँ पर क्या बताया गया है, जो फ्लॉपी डिस्क होती थी अब वो कोई यूज़ नहीं करता, क्योंकि उनकी जगह पर जो है वो मॉडर्न स्टोरेज डिवाइसेस आ चुके हैं, तो वो यूज़ करते हैं लोग, इसलिए फ्लॉपी डिस्क का जो चलन है वो अब चला जा चुका है। या फिर हम कहेंगे मैनी ओल्ड मोबाइल फ़ोन्स आर नाउ ऑब्सोलेट, यानी कि मतलब बहुत से पुराने फ़ोन्स आज के टाइम में आउटडेटेड हो चुके हैं, उन्हें कोई यूज़ नहीं करता। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि आज हम स्क्रीन टच के यूज़ करते हैं मोबाइल्स, बल्कि कीपैड वाले नहीं यूज़ करते, तो इस तरीके से। या फिर हम कहेंगे द कंपनी रिप्लेस्ड इट्स ऑब्सोलेट इक्विपमेंट, यानी कि मतलब कि कंपनी ने अपने जो पुराने और आउटडेटेड मशीन्स की जो चीज़ें थी या फिर जो इक्विपमेंट्स थी वो सारी उन्होंने बदल दी या फिर चेंज कर दी। तो इस तरीके से आपको समझना है। ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि ऑब्सोलेट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो नए ज़माने में आउटडेटेड हो चुकी हो और जिसका यूज़ बहुत ही कम है या फिर बिल्कुल ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, ऑब्सोलेट कहेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है आउटडेटेड, एंटिक्वेटेड, आर्काइक।
तो हमारा सबसे पहला वर्ड आता है आउटडेटेड। दोस्तों आउटडेटेड का मतलब होता है करंट ट्रेंड्स या फिर टेक्नोलॉजी के हिसाब से किसी चीज़ का पुराना पड़ जाना। ये ऑब्सोलेट का सबसे कॉमन सिनोनिम है। आउटडेटेड क्या मतलब है, जो चीज़ बहुत ही पुरानी हो चुकी है जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि आज के टाइम के हिसाब से अगर उसके कोई मॉडर्न ऑप्शंस अवेलेबल है तो हमें वो चीज़ क्या लगने लगेगी, तो हमें वो चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी, यानी कि बहुत ही मतलब कि घिसी पिटी या फिर दकियानूसी लगने लगती है, तो उसे हम जो है वो आउटडेटेड कहते हैं। या फिर हमारे पास दूसरा वर्ड है एंटिक्वेटेड। एंटिक्वेटेड का मतलब होता है बहुत ही पुराना या फिर ओल्ड फैशन लगना कोई चीज़, ऐसी चीज़ जो आज के टाइम में फिट ही ना बैठे, तो उसे ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, तो एंटिक्वेटेड कहते हैं। आर्काइक, आर्काइक का मतलब होता है इतना पुराना कि वो ऑलमोस्ट यानी कि मोस्टली हिस्टोरिकल या फिर ओल्ड टेक्स्ट में ही दिखने को मिले, यानी कि आज के टाइम में तो आपको देखने को ही नहीं मिलेगी, ऐसी चीज़ को हम आर्काइक कहते हैं। हिस्टोरिकल चीज़ें, एंशंट चीज़ें जैसे हम कह सकते हैं, आज के नॉर्मल यूज़ में वो लगभग गायब हो चुके होते हैं, या फिर हम जो है वो कहीं उन्हें म्यूजियम्स में या फिर मतलब कि बस ऐसे देख सकते हैं, यूज़ करने को नहीं मिलेंगी वो आपको चीज़ें। तो ऐसी चीज़ों को हम आर्काइक कहेंगे जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, अब वो हिस्ट्री से रिलेट होने लगी है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, आर्काइक कहेंगे। यानी कि सिनोनिम्स में हमने 3 वर्ड्स पढ़े हैं, आउटडेटेड, एंटिक्वेटेड या फिर आर्काइक। अब अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास है मॉडर्न, करंट या फिर अप टू डेट। मॉडर्न का मतलब होता है नए ज़माने के हिसाब से बना हुआ या फिर लेटेस्ट आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, तो उसे तो हम कहेंगे मॉडर्न। करंट का मतलब होता है जो अभी के टाइम में रेलेवेंट और यूज़ में हो, तो उसे हम कहेंगे करंट। और अप टू डेट का क्या मतलब होता है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ अपडेट रहना या फिर पुराना ना होना, जो मतलब कि चीज़ जैसे जैसे अपडेट हो रही है वैसे वैसे चीज़ें मतलब कि मॉडर्न हो रही है, बन रही है, नई नई फीचर्स उनमें आ रहे हैं, तो उन्हें हम कहेंगे अप टू डेट होना बेसिकली। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है जहाँ पर हमने मॉडर्न, करंट और अप टू डेट जैसे वर्ड्स देखे हैं। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है टाइपराइटर्स बिकम ऑब्सोलेट आफ्टर कंप्यूटर्स बिकम वाइडली अवेलेबल। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इस सेंटेंस का मतलब है कि जब कंप्यूटर्स हर जगह यूज़ होने लगे तब टाइपराइटर्स आउटडेटेड हो गए और लोगों ने उनका यूज़ लगभग बंद ही कर दिया है, क्योंकि कंप्यूटर में भी वो सारी चीज़ें जो है वो सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो कि एक टाइपराइटर में होते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर हमें बताया गया है कि हम किस तरीके से ऑब्सोलेट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लुक्रेटिव। दोस्तों लुक्रेटिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला या फिर अच्छी इनकम या फिर पैसा कमाने वाला। बेसिकली जो चीज़ आपके लिए लाभदायक होती है फाइनेंशियल टर्म्स के हिसाब से, तो उसे हम लुक्रेटिव कहते हैं। लुक्रेटिव का मतलब होता है ऐसा काम, ऐसा कोई बिजनेस, ऐसी कोई जॉब या फिर अपॉर्चुनिटी जिससे अच्छा खासा पैसा या फिर प्रॉफिट मिलता हो। यानी कि जब किसी चीज़ से फाइनेंशियल बेनिफिट ज़्यादा मिलता है और अर्निंग काफ़ी अच्छी होती है तब उसे लुक्रेटिव कहा जा सकता है। ये जो वर्ड है वो सिर्फ पैसा या फिर प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। अगर कोई मान लीजिए कि जॉब इंटरेस्टिंग है लेकिन उसमें ज़्यादा पैसा नहीं है, उसमें ज़्यादा अर्निंग नहीं है, इनकम नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब लुक्रेटिव होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें जो है वो पैसा ज़्यादा नहीं है, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है बेसिकली। तो लुक्रेटिव का जो फोकस है वो मेनली फाइनेंशियल गेन पर होता है कि आपको कितना ज़्यादा फाइनेंशियल फ़ायदा हो, कितना ज़्यादा आपको पैसा मिले, तो उसे हम जो है वो लुक्रेटिव कहते हैं। अगर ज़्यादा पैसा मिलता है तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा लुक्रेटिव है, यानी कि ज़्यादा लाभ देने लायक है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में लुक्रेटिव का मतलब होता है अच्छा पैसा या फिर प्रॉफिट देने वाली कोई चीज़। उसी तरीके से हमारे पास कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं ही लेफ्ट हिज ओल्ड जॉब फॉर अ मोर लुक्रेटिव पोजीशन। मतलब कि उसने जो है वो ज़्यादा सैलरी वाली जॉब के लिए क्या किया, तो अपनी पुरानी वाली जो जॉब नौकरी थी वो छोड़ दी। या फिर हम कहेंगे ऑनलाइन बिजनेस कैन बी वेरी लुक्रेटिव, यानी कि मतलब जो ऑनलाइन बिजनेसेस है वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं या फिर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो कमाते हैं। या फिर हम कहेंगे शी रिसीव्ड अ लुक्रेटिव ऑफर फ्रॉम अनदर कंपनी, यानी कि उसे जो है वो दूसरी कंपनी से बहुत ही अच्छी सैलरी और बेनिफिट वाला ऑफर मिला जहाँ पर वो ज़्यादा मतलब कि प्रॉफिट कमा सकती है, ज़्यादा मतलब कि अच्छे से काम कर सकती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम यूज़ कर पाएंगे। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि लुक्रेटिव का मतलब होता है ऐसा काम या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको अच्छी अर्निंग या फिर आपको अच्छा मतलब कि प्रॉफिट या फिर फ़ायदा दे, तो उसे हम कहेंगे लुक्रेटिव। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है प्रॉफिटेबल, रिवॉर्डिंग या फिर गेनफुल। सबसे पहला वर्ड हमारे पास आता है प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल का मतलब होता है ऐसा काम या फिर ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिट जनरेट करे और फाइनेंशियल बेनिफिट दे हमें। ये जो है वो लुक्रेटिव का सबसे क्लोज सिनोनिम है बेसिकली। जैसे प्रॉफिटेबल का क्या मतलब होता है, फायदेमंद होना। देन इसके बाद है रिवॉर्डिंग। रिवॉर्डिंग का मतलब भी यही होता है फायदेमंद होना। कई बार ये जो है वो पैसों के लिए यूज़ होता है और कई बार पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए भी यूज़ होता है। ल्यूक्रेटिव के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब अच्छा फाइनेंशियल रिटर्न देना है बेसिकली, तो उसे हम कहेंगे रिवॉर्डिंग। देन हमारा तीसरा है गेनफुल।
गेनफुल का मतलब होता है ऐसा काम, ऐसी नौकरी, ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिससे इनकम या फिर फाइनेंशियल गेन जो है वो हमें अच्छा खासा मिलता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, गेनफुल कहेंगे। जहाँ से हमारे पास पैसा आ रहा है तो वो होती है गेनफुल। सिनोनिम में हमने कौन कौन से वर्ड्स देखे, तो प्रॉफिटेबल देखा, रिवॉर्डिंग देखा और गेनफुल देखा। अब अगर एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है अनप्रॉफिटेबल, लॉस मेकिंग या फिर अनरिवॉर्डिंग। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड है इसमें अनप्रॉफिटेबल। अनप्रॉफिटेबल का मतलब होता है ऐसा बिजनेस या फिर ऐसी एक्टिविटी जो आपको प्रॉफिट ना दे या फिर आपको बहुत ही कम प्रॉफिट दे, जिसमें मुनाफा आपको ज़्यादा ना मिल रहा हो, तो उसे हम कहेंगे अनप्रॉफिटेबल। इसके बाद है लॉस मेकिंग। लॉस मेकिंग का मतलब होता है ऐसा काम या फिर ऐसा बिजनेस जिसमें प्रॉफिट के बजाय नुकसान हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉस मेकिंग कहेंगे, यानी कि नुकसान बनाने वाला। या फिर हम तीसरा वर्ड हमारे पास है अनरिवॉर्डिंग। अनरिवॉर्डिंग का मतलब होता है ऐसा काम जिसमें एफर्ट के हिसाब से फ़ायदा या फिर रिटर्न ना मिले, यानी कि जितनी आपकी मेहनत है उसके हिसाब से ना मिले, तो उसे हम कहेंगे अनरिवॉर्डिंग। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटीनिम्स है, जिसमें हमने देखा अनप्रॉफिटेबल, लॉस मेकिंग और अनरिवॉर्डिंग। तो ये सारे हमारे हैं एंटीनिम्स। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्सेप्टेड अ लुक्रेटिव जॉब ऑफर फ्रॉम अ लीडिंग कंपनी। यानी कि इसका सेंटेंस का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर ने एक ऐसी जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर ली कि जिसमें सैलरी और फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा थे, इसलिए वो ऑफर जो है वो उसे काफ़ी लुक्रेटिव लगा, यानी कि उसके लिए काफ़ी लुक्रेटिव था, यानी कि लाभदायक था, फ़ायदेमंद था, जिसमें से वो अच्छा खासा पैसा कमा सकता था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि लुक्रेटिव यानी क्या होता है और कैसे हम यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है माल कंटेंट। दोस्तों माल कंटेंट का क्या मतलब होता है, माल कंटेंट का मतलब होता है हमेशा नाराज या फिर डिससेटिस्फाइड रहने वाला व्यक्ति, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ से खुश नहीं रह सकता, उसे हर चीज़ में कमी नजर आती है। माल कंटेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपनी सिचुएशन, अपनी अथॉरिटी, रूल्स या फिर आसपास की चीज़ों से खुश नहीं रहता, अक्सर अपनी नाराज़गी या फिर डिससेटिस्फैक्शन जाहिर करता है। ऐसे लोगों को लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही है या फिर उनके साथ जो है वो मतलब कि अच्छा नहीं हो रहा है, फेयर नहीं हो रहा है, उनके साथ ही गलत हो रहा है। ये जो वर्ड है वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो बार बार डिससेटिस्फैक्शन दिखाते हैं और मौजूदा सिस्टम, मैनेजमेंट या फिर सिचुएशन से खुश नहीं होते, तो उसे हम कहेंगे माल कंटेंट। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि माल कंटेंट का मतलब होता है हमेशा डिससेटिस्फाइड और नाराज़ रहने वाला व्यक्ति, तो उसे हम कहेंगे माल कंटेंट। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द माल कंटेंट एम्प्लॉय कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज द कंपनी। मतलब कि एम्प्लॉय जो है वो कंपनी से खुश नहीं था और लगातार उसकी बुराई करता रहता था, यानी कि वो कैसा था, तो डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय था। या फिर हम कहेंगे अ फ्यू माल कंटेंट्स इन द ग्रुप क्रिएटेड अननेसेसरी टेंशन। मतलब कि कुछ डिससेटिस्फाइड लोगों ने ग्रुप में टेंशन पैदा कर दी। या फिर हम कहेंगे ही वॉज नोन एज अ मैल कंटेंट बिकॉज ही कंप्लेंड अबाउट एवरीथिंग। यानी कि वो एक डिससेटिस्फाइड व्यक्ति की तरह जाना जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बचा कि जिसके बारे में वो कंप्लेन नहीं करता या फिर उसे जिससे प्रॉब्लम ना हो। हर एक चीज़ में उसे खामी नज़र आती है या फिर हर एक चीज़ में उसे मतलब कि प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ के बारे में वो कंप्लेन करता रहता है, तो वो क्या है, एक मैल कंटेंट व्यक्ति है। तो इस तरीके से बताया गया है। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मैल कंटेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो लगातार डिससेटिस्फाइड रहे या फिर अपनी नाराज़गी जाहिर करता रहे किसी भी चीज़ पर, तो उसे हम कहेंगे मैल कंटेंट। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डिसेंटर, कंप्लेनर या फिर क्रिटिक। सबसे पहला वर्ड आता है डिसेंटर। डिसेंटर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मेजॉरिटी की राय या फिर डिसीजन से एग्री ना करे और अपना अलग ओपिनियन रखे। वो अक्सर अपोजिशन में खड़ा नजर आएगा आपको। बेसिकली उसे हर चीज़ से दिक्कत है, इसलिए वो क्या करेगा, तो हर चीज़ के खिलाफ जाएगा, तो उसे हम कहेंगे डिसेंटर। इसके बाद है कंप्लेनर। कंप्लेनर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बार बार शिकायत करता रहे और हर चीज़ में कमी निकाले, तो उसे हम कंप्लेनर कहते हैं। देन इसके बाद है क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो फ्लॉज या फिर प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करता है। हर क्रिटिक मैल कंटेंट नहीं होता, लेकिन मैल कंटेंट अक्सर क्रिटिसिज्म करता रहता है। इस तरीके से आपको समझना है। यानी कि सिनोनिम्स में हमने कौन कौन से वर्ड्स देखे, तो डिसेंटर देखा, कंप्लेनर देखा या फिर क्रिटिक देखा। अब एंटीनिम्स की तरफ आए तो एंटीनिम में हमारे पास है सपोर्टर, लॉयलिस्ट या फिर ऑप्टिमिस्ट। दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है सपोर्टर। सपोर्टर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी पर्सन, ग्रुप या फिर आइडियाज़ को सपोर्ट करता हो और उसके साथ खड़ा रहता हो। यानी कि इसका नेचर कैसा है, तो सपोर्टिंग नेचर है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे सपोर्टर कहेंगे। इसके बाद है लॉयलिस्ट। लॉयलिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी ऑर्गेनाइजेशन, लीडर या फिर सिस्टम के प्रति वफादार और सपोर्टिव हो। बेसिकली जिसे हम ईमानदार कह सकते हैं, यानी कि पूरी वफादारी से काम करने वाला, तो उसे हम लॉयलिस्ट कहेंगे। ओके। इसके बाद है ऑप्टिमिस्ट।
दोस्तों ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सिचुएशंस में पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करता है और फ्यूचर के बारे में अच्छी उम्मीद रखता है, यानी कि जो फ्यूचर को लेकर बहुत ही पॉजिटिव होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमिस्ट हम उसे कहेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एंटोनिम्स में हमने 3 वर्ड्स पढ़े हैं, सपोर्टर, लॉयलिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट, जो कि हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है मैल कंटेंट के। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास सेंटेंस है, द मैल कंटेंट फ्रिक्वेंटली आर्ग्यूड दैट द कंपनीज पॉलिसीज वर अनफेयर। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि वो व्यक्ति कंपनी की पॉलिसी से खुश नहीं था और अक्सर ये कहकर आर्ग्यूमेंट करता रहता था कि कंपनी के जो रूल्स है वो फेयर नहीं है, यानी कि अच्छे नहीं है, इसलिए उसे मैल कंटेंट कहा गया था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मैल कंटेंट यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इनविगोरेट। दोस्तों इनविगोरेट का मतलब होता है एनर्जी से भर देना, फ्रेश और एक्टिव महसूस करवाना। यानी कि इनविगोरेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को मेंटली या फिर फिजिकली ज़्यादा एनर्जेटिक, एक्टिव और रिफ्रेश बना देना। जब कोई एक्टिविटी, कोई एक्सपीरियंस, कोई इन्वायरमेंट की चीज़ या फिर आसपास की कोई चीज़ हो सकती है जो आपकी थकान को कम कर देती है, आपकी थकान को उड़ा देती है, आपको नई एनर्जी देती है, तब हम इनविगोरेट इस वर्ड का यूज़ करते हैं। ये जो वर्ड है वो अक्सर एक्सरसाइज, फ्रेश एयर, मोटिवेशनल स्पीच, वैकेशन या फिर किसी पॉजिटिव एक्सपीरियंस के लिए यूज़ होता है जो इंसान को फिर से एनर्जेटिक फील कराए, उसमें एनर्जी भरे या फिर एक नई तरह की मतलब कि उसे खुशी दे, तो उसे हम कहेंगे इनविगोरेट। यानी कि सिंपल वर्ड्स में इनविगोरेट का मतलब होता है नई एनर्जी या फिर फ्रेशनेस देना। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं, अ मॉर्निंग वॉक कैन इनविगोरेट यू फॉर द होल डे। मतलब कि सुबह की जो वॉक है, सुबह का मतलब कि थोड़ा बहुत टहलना, आपको पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक बना सकता है, आपको पूरे दिन के लिए फ्रेश बना सकता है। या फिर हम कहेंगे द कूल ब्रीज इनविगोरेटेड एवरीवन। मतलब कि ठंडी हवा ने सबको फ्रेश और एक्टिव महसूस करवाया। या फिर हम कहेंगे हर मोटिवेशनल स्पीच इनविगोरेटेड द टीम। मतलब कि उसकी स्पीच ने टीम में एक नई एनर्जी और एंथुजियाज्म भर दिया, एक नया मतलब कि जोश भर दिया उसकी स्पीच ने। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इनविगोरेट का मतलब होता है किसी को फ्रेश, एनर्जेटिक और एक्टिव बना देना, तो उसे हम कहेंगे इनविगोरेट। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है एनर्जाइज, रिफ्रेश या फिर रिवाइटलाइज। दोस्तों हमारे पास सबसे पहला वर्ड आता है एनर्जाइज। एनर्जाइज का मतलब होता है किसी में एनर्जी भर देना या फिर उसे ज़्यादा एक्टिव बना देना। ये इनविगोरेट का बहुत ही क्लोज सिनोनिम है। इसके बाद है रिफ्रेश। रिफ्रेश का मतलब होता है थकान या फिर जो हमारी बोरियत होती है उसको कम करना या फिर फ्रेश फील करवाना। जैसे मान लीजिए कि छोटा सा ब्रेक या फिर छोटा सा ब्रेक लेने के बाद हम थोड़ा फ्रेश फील करते हैं या फिर कामों में जो है वो फिर से एक्टिव हो सकते हैं, तो उस तरीके से उसे हम कहेंगे रिफ्रेश करना। ओके। रिवाइटलाइज का मतलब होता है किसी व्यक्ति, ग्रुप या फिर चीज़ में फिर से एनर्जी, स्ट्रेंथ या फिर इंथुजियाज्म लाना। इसमें न्यू लाइफ देने जैसा आइडिया होता है बेसिकली, तो उसे हम कहेंगे रिवाइटलाइज। अब दोस्तों अगर एंटोनिम्स की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है एग्जॉस्ट, वीकन या फिर ड्रेन। तो हमारे पास सबसे पहला तो वर्ड आता है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब होता है किसी को इतना थका देना कि उसकी एनर्जी लगभग खत्म हो जाए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा थक जाना, तो उसे हम कहेंगे एग्जॉस्ट। वीकन का मतलब होता है कि स्ट्रेंथ, पावर या फिर एनर्जी को कम कर देना, किसी मतलब कि किसी चीज़ को कमज़ोर करना, तो उसे हम वीकन कहते हैं। ड्रेन का मतलब होता है कि धीरे धीरे किसी की एनर्जी या फिर एंथुसियाज्म को निकाल देना जिससे कि वो थका हुआ महसूस करे, तो उसे हम जो है वो ड्रेन कहते हैं। बेसिकली जब किसी की मतलब कि पूरी एनर्जी निकाल दी जाती है तो वो इंसान कैसा लगेगा, बहुत ही कमज़ोर और थका हुआ लगेगा, तो उसे हम कहेंगे ड्रेन करना। ओके, बेसिकली किसी चीज़ को मतलब कि यहाँ पर एनर्जी को निचोड़ देना, उस चीज़ का जो सेंस है इसमें हमें मिलता है निचोड़ने का सेंस। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द वीकेंड ट्रिप हेल्प्ड इनविगोरेट हिम आफ्टर अ स्ट्रेसफुल वीक। इस सेंटेंस का मतलब है कि स्ट्रेसफुल वीक के बाद वीकेंड ट्रिप ने उसे फ्रेश, रिलैक्स्ड और एनर्जी से भर दिया। अब वो पहले से ज़्यादा एक्टिव और पॉजिटिव महसूस कर रहा है, यानी कि पूरे हफ्ते भर काम किया उसने, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, तो बाद में जब उसने मतलब कि काम से छुट्टी ली, थोड़ा घूम फिर लिया, तो उसमें क्या हुआ, तो फिर से एनर्जी आ गई, यानी कि वो फिर से मतलब कि बहुत ही अच्छे से इफेक्टिव तरीके से काम करने के लिए रेडी है, या फिर उसकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इनविगोरेट यानी क्या होता है और कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रैंकरस। दोस्तों रैंकरस का मतलब होता है गहरी नाराजगी, कड़वाहट या फिर दुश्मनी से भरा हुआ। यानी कि रैंकरस का मतलब होता है ऐसा बिहेवियर, ऐसा बर्ताव, ऐसी फीलिंग हो सकती है या फिर ऐसा कोई एटीट्यूड जिसमें किसी के प्रति पुरानी नाराजगी होती है, कड़वाहट होती है या फिर दुश्मनी होती है। जब कोई इंसान किसी बात को लेकर लंबे समय तक गुस्सा या फिर नाराज रहता है, उसकी बातों या फिर एक्शंस में वो कड़वाहट नजर आती है,
तब हम जो है वो रैंकरस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये जो है वो कोई नॉर्मल गुस्सा नहीं होता, ये नॉर्मल गुस्से से बहुत ही अलग है। रैंकरस फीलिंग अक्सर लंबे टाइम तक बनी रहती है और उसमें पुरानी नाराज़गी का एलिमेंट होता है। यानी कि मान लीजिए कि आपसे आज की डेट में अगर कोई नाराज़ हुआ है, आपका जो है वो किसी से झगड़ा हुआ है, तो आप काफ़ी लंबे समय तक उस चीज़ को चलाओगे, उस चीज़ को याद करोगे, उस व्यक्ति से बात नहीं करोगे, या फिर आप जो है वो मतलब कि अगर आप उससे फेस टू फेस मिलोगे तो आपके चेहरे पर अलग ही हाव भाव होंगे। तो उस तरीके से जो है वो रैंकरस वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं कि आपके मन में किसी के प्रति गहरी नाराज़गी है, कड़वाहट है, दुश्मनी वाली फीलिंग है, तो उसे हम कहेंगे रैंकरस। यानी कि रैंकरस का क्या मतलब होता है? कड़वाहट और पुरानी नाराज़गी से भरा हुआ। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द टू नेबर्स हैड अ रैंकरस रिलेशनशिप फॉर ईयर्स। मतलब कि दोनों पड़ोसियों के बीच जो है वो सालों से कड़वाहट और नाराज़गी वाला रिलेशन था, यानी कि उनके बीच जो है वो मतलब कि अच्छी सिचुएशन नहीं थी। या फिर हम कहेंगे हिज रैंकरस कमेंट्स शॉक्ड एवरीवन, यानी कि उसकी जो कड़वाहट भरी बातों ने जो है वो सबको हैरान कर दिया। या फिर हम कहेंगे द मीटिंग टर्न्ड रैंकरस आफ्टर द आर्ग्यूमेंट स्टार्टेड, मतलब कि आर्ग्यूमेंट शुरू होते ही मीटिंग का जो माहौल है वो कड़वा और हॉस्टाइल हो गया, यानी कि दुश्मनी भरा हो गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि रैंकरस का मतलब होता है ऐसा एटीट्यूड या फिर ऐसी फीलिंग जो गहरी नाराज़गी, रिसेंटमेंट या फिर कड़वाहट से भरी हुई हो, तो उसे हम कहेंगे रैंकरस। दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है बिटर, रिसेंटफुल या फिर हॉस्टाइल। दोस्तों बिटर का मतलब होता है किसी पुरानी बात या फिर एक्सपीरियंस की वजह से अंदर ही अंदर कड़वाहट रखना, ऐसा व्यक्ति अक्सर नाराज या फिर अनहैप्पी लगता है। रिसेंटफुल का मतलब होता है किसी के प्रति नाराजगी या फिर अनफेयर ट्रीटमेंट का बुरा लगना और उस फीलिंग को लंबे समय तक रखना बेसिकली, तो उसे हम कहेंगे रिसेंटफुल, या फिर बेसिकली जिसे हम नाराजगी कहते हैं वो। ओके। हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, अग्रेसिव या फिर दुश्मनी वाला एटीट्यूड रखना। इसमें सामने वाले के प्रति नेगेटिव बिहेवियर दिखाई देता है, बेसिकली दुश्मनी के सेंस में हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो हमने जो है वो सिनोनिम में 3 वर्ड्स पढ़े, बिटर, रिसेंटफुल एंड हॉस्टाइल। अब बात आती है एंटोनिम की, तो एंटोनिम में हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स है, फ्रेंडली, एमिएबल या फिर फॉरगिविंग। फ्रेंडली का मतलब होता है जो बहुत ही मिलनसार है, प्यार से, अच्छे तरीके से और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पेश आता है, नेचर अच्छा है जिसका, तो उसे हम फ्रेंडली कहते हैं, दोस्ताना नेचर वाला बेसिकली। एमिएबल का मतलब होता है बहुत ही प्लेजेंट, इजी गोइंग, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखने वाला, तो उसे हम एमिएबल कहेंगे। फॉरगिविंग का मतलब होता है किसी की गलती को छोड़ देना, माफ़ कर देना, पुरानी नाराज़गी को पकड़कर ना बैठना, जिसका नेचर कैसा है तो माफ़ कर देने वाला है, भूलने वाला नेचर है, जो छोटी छोटी चीज़ों को, झगड़ों को याद नहीं रखता, तो उसे हम फॉरगिविंग नेचर वाला कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, तो ये हमारे एंटीनिम्स है जहाँ पर हमने फ्रेंडली, एमिएबल और फॉरगिविंग जैसे वर्ड्स देखे हैं। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द डिबेट बिकम रैंकरस एज बोथ साइड्स रिफ्यूज टू लिसन टू ईच अदर। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इस सेंटेंस का मतलब है कि जो डिबेट है उसका माहौल इतना बहुत ज़्यादा कड़वा और हॉस्टाइल हो गया क्योंकि दोनों तरफ के जो लोग हैं वो एक दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे और पूरी जो डिस्कशन है वो नाराज़गी से यानी कि दुश्मनी से भर चुकी थी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि रैंकरस यानी क्या है और किस तरीके से हम जो है वो इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अटिनरेंट। दोस्तों अटिनरेंट का मतलब होता है जगह जगह घूमकर काम करने वाला, एक जगह पर परमानेंटली ना रहने वाला व्यक्ति। ओके। अटिनरेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने काम या फिर लाइफस्टाइल की वजह से लगातार अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करता रहता हो या फिर एक ही जगह पर लंबे समय तक ना रुकता हो। ये जो वर्ड है वो अक्सर टीचर्स, वर्कर्स, म्यूजिशियंस, सेल्स पीपल या फिर जो परफॉर्मर्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, जो कि अपना काम करने के लिए एक सिटी से दूसरे सिटी या फिर एक एरिया से दूसरे एरिया तक ट्रैवल करते हैं बेसिकली। तो उसे हम कहेंगे अटिनरेंट, यानी कि जो एक जगह पर नहीं रुकता है, जो लगातार अलग अलग जगहों पर घूमकर काम करता है। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द अटिनरेंट सेल्समैन ट्रैवल्ड फ्रॉम सिटी टू सिटी। मतलब कि सेल्समैन अपना काम करने के लिए अलग अलग शहरों में आता जाता रहता है। या फिर हम कहेंगे ही लिव्ड एन अटिनरेंट लाइफस्टाइल फॉर मैनी ईयर्स। मतलब कि वो कई सालों तक एक जगह सेटल होने के बजाय जगह जगह घूमता रहा, ऐसी लाइफस्टाइल को वो फॉलो करता रहा कि वो जगह जगह घूमकर जो है वो नए नए जगह पर रहता है। या फिर हम कहेंगे द अटिनरेंट म्यूजिशियन परफॉर्म इन डिफरेंट टाउन्स। मतलब कि म्यूजिशियन अलग अलग टाउन में जाकर परफॉर्मेंस देता था, क्योंकि वो एक तरीके से क्या है तो अटिनरेंट म्यूजिशियन है, यानी कि ऐसा म्यूजिशियन है जो जगह जगह पर ट्रैवल करके अपना परफॉर्मेंस दिखाता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि अटिनरेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें लगातार ट्रैवल करना होता है और एक जगह पर परमानेंटली ना रहना शामिल है, तो उसे हम कहेंगे अटिनरेंट। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है ट्रैवलिंग, रोमिंग या फिर नोमैडिक। दोस्तों सबसे पहला वर्ड आता है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना। ये एटिनेरेंट का कॉमन और सिंपल सिनोनिम है। रोमिंग का मतलब होता है बिना एक फिक्स जगह पर रुके इधर उधर घूमते रहना। बेसिकली इसमें मूवमेंट पर ज़्यादा फोकस होता है। ओके। और नोमैडिक का मतलब होता है ऐसी लाइफ जीना जहाँ पर लोग जो है वो परमानेंटली एक जगह पर सेटल नहीं होते और वक्त वक्त पर जो है वो मतलब कि लोकेशन चेंज करते रहते हैं, यानी कि उनकी जो रहने की जगह है वो बदलती रहती है। तो ऐसे लोगों को हम नोमैडिक कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है जिसमें हमने देखा ट्रैवलिंग, रोमिंग या फिर नोमैडिक। अब अगर बात की जाए इसके एंटीनिम की, तो एंटीनिम में हमारे पास है सेटल्ड, स्टेशनरी या फिर परमानेंट। सबसे पहला वर्ड है सेटल्ड। सेट है एक फिक्स जगह पर रहना, वहीं पर अपनी लाइफ या फिर काम को इस्टेब्लिश कर लेना, तो उसे हम कहते हैं सेटल रहना। ओके। दूसरा वर्ड है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है जो मूव ना करे, एक ही जगह पर रहे, जिसमें मूवमेंट ना हो, तो उसे हम कहेंगे स्टेशनरी। ये बेसिकली रोमिंग के अपोजिट वर्ड है। देन इसके बाद है परमानेंट। परमानेंट का मतलब होता है लंबे समय तक एक ही जगह या फिर एक ही पोजीशन में रहना बिना बार बार चेंज किए। ओके। तो उसे हम कहेंगे परमानेंट। जो स्थायी होता है, स्थिर होता है, तो वो परमानेंट होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सेटल्ड, स्टेशनरी या फिर परमानेंट क्या होता है, क्योंकि ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द इटिनेरेंट टीचर विजिटेड सेवरल विलेजेस टू एजुकेट चिल्ड्रन। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इस सेंटेंस का मतलब है कि टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव से जो है वो मतलब कि एक गांव से दूसरे गांव तक जाता था और एक जगह तक सीमित नहीं था। यानी कि इसलिए उसे एटिनेरेंट टीचर कहा गया है। यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए वो क्या करता था, तो जगह जगह मतलब कि जाता रहता था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एटिनेरेंट यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे आखिरी यानी कि लास्ट वर्ड की ओर, और देखते हैं कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है अडोनिस। दोस्तों अडोनिस का मतलब होता है बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अट्रैक्टिव आदमी। अडोनिस का मतलब होता है ऐसा आदमी जो कि बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही गुड लुकिंग है या फिर बहुत ही फिजिकली अट्रैक्टिव है। जब किसी मेल यानी कि किसी मेल कैरेक्टर की लुक इतनी ज़्यादा अच्छी हो कि लोग उसकी अपीयरेंस की तारीफ करें, उसकी पर्सनालिटी की तारीफ करें, तब अडोनिस यूज़ किया जा सकता है। ये जो वर्ड है बेसिकली ये अडोनिस नाम के एक कैरेक्टर से आया है जो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी के लिए मशहूर था। और आज के टाइम में अडोनिस जो है वो मतलब कि किसी बहुत ही हैंडसम आदमी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अडोनिस का मतलब होता है बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अट्रैक्टिव आदमी। दोस्तों इसी के साथ हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि हम कहते हैं एवरीवन कॉल्ड हिम एन अडोनिस बिकॉज ऑफ हिज स्ट्राइकिंग लुक्स। मतलब कि उसकी लुक्स जो है वो इतनी अच्छी थी, इतनी ज़्यादा मतलब कि अट्रैक्ट करने वाली थी कि सब लोग उसे जो है वो बहुत ही हैंडसम मानते थे या फिर अडोनिस कहते थे। या फिर हम कहेंगे द एक्टर वॉज सीन एज एन अडोनिस बाय हिज फैंस। मतलब कि फैंस उस एक्टर्स को जो है वो उस एक्टर को जो है वो मतलब कि बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही हैंडसम समझते हैं। या फिर हम कहेंगे ही लुक लाइक एन अडोनिस इन हिज वेडिंग सूट। मतलब कि अपने वेडिंग सूट में वो बहुत ही अच्छा यानी कि खूबसूरत लग रहा था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अडोनिस का मतलब होता है एक बहुत ही हैंडसम, चार्मिंग और अट्रैक्टिव मेल यानी कि आदमी। दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है हार्थरॉप, हंक या फिर ब्यू। दोस्तों सबसे पहला वर्ड हमारा आता है हार्थरॉप। हार्थरॉप का मतलब होता है ऐसा हैंडसम आदमी जिसे बहुत ही लोग मतलब कि अट्रैक्टिव मानते हैं, जिसके बहुत सारे एडमायरर्स होते हैं, तारीफ करने वाले लोग होते हैं, जिसकी सराहना बहुत ज़्यादा की जाती है। तो ऐसे इंसान को हम हार्थरॉप कह सकते हैं। हंक का मतलब होता है ऐसा आदमी जो फिजिकली फिट है, स्ट्रांग है, अट्रैक्टिव है। ये जो वर्ड है वो कैजुअल कन्वर्जेशंस में काफ़ी यूज़ होता है। ब्यू का मतलब होता है एक अट्रैक्टिव और स्टाइलिश आदमी। कई बार ये मतलब कि एडमायरर के सेंस में भी यूज़ हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे ब्यू। यानी कि हमने सिनोनिम्स में देखा हार्थरॉप, हंक और ब्यू जैसे वर्ड्स। अब अगर एंटोनिम की बात की जाए, तो एंटोनिम में हमारे पास है प्लेन लुकिंग पर्सन, अनअट्रैक्टिव पर्सन या फिर आईसॉर। दोस्तों सबसे पहला वर्ड आता है प्लेन लुकिंग पर्सन। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी अपीयरेंस एवरेज हो, जो कोई खास तौर पर अट्रैक्टिव ना मानी जाए, तो उसे हम कहेंगे प्लेन लुकिंग पर्सन। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अनअट्रैक्टिव पर्सन। यानी कि अनअट्रैक्टिव पर्सन का क्या मतलब होता है, ऐसा व्यक्ति जिसे लोग जनरली यानी कि फिजिकली अपीलिंग ना समझे, जो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव ना लगे फिजिकली, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनअट्रैक्टिव पर्सन हम उसे कहेंगे। तीसरा हमारा वर्ड है आईसोर। दोस्तों आईसोर का मतलब होता है ऐसी चीज़ या फिर ऐसा व्यक्ति जिसे देखना अनप्लेजेंट लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता। ये काफ़ी स्ट्रांग और नेगेटिव वर्ड है। ओके, तो उसे हम कहते हैं आईसोर। तो ये सारे हमारे क्या है, एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने 3 वर्ड्स देखे हैं, प्लेन लुकिंग पर्सन, अनअट्रैक्टिव पर्सन या फिर आईसोर। कि आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस
यानी कि इस वर्ड के हमारे पास एग्जाम्पल कौन से हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, विद हिज चार्मिंग स्माइल एंड कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी ही वॉज कंसिडर्ड एन एडोनिस बाय मैनी पीपल। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इस सेंटेंस का मतलब है कि उसकी स्माइल और पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव थी कि बहुत से लोग उसे बहुत ही ज़्यादा हैंडसम आदमी मानते थे और उसे एक एडोनिस कहते थे, यानी कि बहुत ही अट्रैक्टिव मेल मानते थे उसे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एडोनिस यानी क्या है और किस तरीके से हम जो है वो इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये जो सारे वर्ड्स हैं वो अच्छे से समझ आए हो और आपके लिए हेल्पफुल रहे हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोज़ भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।